नमस्कार। एक बार सभी साथियों को फिर से उत्तराखंड भूगोल लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं सौरभ थपलियाल चाणक्य परिवार की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड भूगोल में हमने एक पार्ट इससे पहले डाल चुके हैं, उसमें हमने ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय कवर कर लिया था। आज हम लोग उत्तराखंड भूगोल के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं वो लघु मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणियाँ, लघु मध्य हिमालय दून क्षेत्र, शिवालिक श्रेणियाँ, भाबर, तराई और गंगा का मैदान, इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर जब मैंने आपको उत्तराखंड का भूगोल शुरू करवाया था तो हमारा एक लेक्चर हो गया है इसमें, और दूसरा लेक्चर हम इसका अभी ये जो शूट कर रहे हैं ये दूसरा लेक्चर हम उत्तराखंड भूगोल को लेकर के मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर मैंने आपको एक मानचित्र बताया था, जिस मानचित्र में मैंने सबसे ऊपर बताया था कि हिमालय का सबसे ऊपरी सिरा जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने बताया था कि संपूर्ण उत्तराखंड को हम लोगों ने 8 भौगोलिक भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के नीचे ये वाला जो एरिया है हमारा, ये एक भ्रंश है, एक भ्रंश रेखा है जिसे हम लोग बोलते हैं टेथिज भ्रंश, टेथिज भ्रंश, या इसी को हम लोग बोल देते हैं सचर जोन, सचर जोन, टेथिज भ्रंश या सचर जोन हमारा इसके बीच वाला इलाका। आगे अगर हम लोग देखें तो ट्रांस हिमालय और टेथिज भ्रंश के बाद हमारे पास हिमालय का अगला हिस्सा आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं वृहत हिमालय, इसे हम लोग बोल देंगे वृहत हिमालय। तो ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे, आज हमें पढ़ना है इसके बाद वाला हिस्सा। इसके बाद एक भ्रंश रेखा आती है और उस भ्रंश रेखा के बाद हमारा हिमालय का अगला हिस्सा निकल करके आता है। हिमालय का अगला हिस्सा हमारा इस भ्रंश रेखा के बाद जिसे हम लोग बोलते हैं लघु, या इसी को बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय, लघु मध्य हिमालय। और इस लघु मध्य हिमालय के बाद फिर आ जाती है हमारे पास शिवालिक दून क्षेत्र, दून क्षेत्र के बाद हमारे पास आ जाता है शिवालिक श्रेणियाँ, शिवालिक के बाद हमारे पास आ जाता है भाबर, और भाबर के बाद हमारे पास आ जाता है तराई। तो अभी हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें कवर करते हुए चलना है। जैसे मैं एक एक करके इनका नाम लिखूं तो बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो भ्रंश रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच की भ्रंश रेखा है। इसके अलावा लघु हिमालय के बाद जब हम लोग आते हैं तो ये हो गया हमारे पास लघु हिमालय के अंतर्गत का ही क्षेत्र है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसे अलग से पढ़ा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं दून क्षेत्र। और दून क्षेत्र के बाद अगर हम विस्तार देखें तो ये वाला हमारे पास आती है शिवालिक श्रेणियाँ, शिवालिक श्रेणियाँ, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है भाबर, और इसके बाद आ जाता है तराई। यहाँ अगर हम एक अलग से देखें तो केवल एक उत्तराखंड के जनपद में विस्तार जिसे हम लोग बोलते हैं गंगा का मैदान, जिसका विस्तार केवल हमें हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है गंगा के मैदान का। यहाँ देखें तो पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा हमारे पास लघु मध्य हिमालय, चौथा हमारे पास हो गई शिवालिक श्रेणियाँ, पांचवा हो गया भाबर, छठवां हो गया तराई, और सातवां हो गया गंगा का मैदान, आठवां हो गया दून क्षेत्र। इन 8 भागों में संपूर्ण उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन किया गया है। अभी हम लोग जहाँ पढ़ चुके थे तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को। आज हम लोग ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय के बाद आ जाते हैं लघु मध्य हिमालय पर, और लघु और मध्य हिमालय को पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ आज कोशिश करेंगे कि हिमालय की सभी श्रेणियों को हम लोग इसमें कंप्लीट करें। अगर मैं बात लघु मध्य हिमालय की करूं तो लघु मध्य हिमालय जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये शिवालिक श्रेणी और वृहत हिमालय के बीच का हिमालय का हिस्सा है। पहली बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है, शिवालिक
शिवालिक और वृहत हिमालय, शिवालिक और वृहत हिमालय के बीच में इसका विस्तार है। शिवालिक और वृहत हिमालय के बीच में लघु मध्य हिमालय का विस्तार है। लघु मध्य हिमालय जिसकी औसत चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है, जिसकी औसत चौड़ाई हमारे पास 75 किलोमीटर के आसपास है। औसत चौड़ाई वाला ये क्षेत्र, 75 किलोमीटर चौड़ाई वाला ये क्षेत्र, आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं लघु मध्य हिमालय। अगर इससे पहले आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उत्तराखंड भूगोल का, तो जाकर के पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो पाएंगी। हम लोग बात करेंगे अगर लघु या मध्य हिमालय की, तो लघु या मध्य हिमालय में मैंने आपको बताया कि इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार हमारे पास शिवालिक और वृहत हिमालय के बीच है। वृहत हिमालय के बीच, शिवालिक और वृहत हिमालय के बीच में हमारे पास इसका विस्तार मिलता है। दूसरी बात, इसकी जो औसत चौड़ाई है, इसकी औसत चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर हमारा हिमालय का ये हिस्सा। ज़्यादा चीज़ें अपने को ध्यान नहीं रखनी, कुछ मेन चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। जैसे इस क्षेत्र में लघु मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, इसमें अधिकांश चट्टानें पाई जाती हैं, अधिकांश कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, और कायांतरित चट्टानों का विस्तार हमें इसमें देखने को मिलता है। तो कायांतरित चट्टानें पाई जाती है इस भाग में, 75 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और आगे अगर हम इसमें देखें तो ये हिमालय का वो भाग है जहाँ हमारे पास कोणधारी वन एवं घास के मैदानों का विस्तार मिलता है। घास के मैदानों का विस्तार मिलता है लघु मध्य हिमालय में। यहाँ पर शिवालिक और वृहत हिमालय के बीच 75 किलोमीटर। तीसरी बात तुम्हें यह ध्यान में रखनी है, अधिकांश कायांतरित चट्टानें। और चौथी बात ये ध्यान में रखनी है कि कोणधारी वन एवं घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं लघु मध्य हिमालय में। अगर इसी बात को देखें तो यहाँ ये एक संरचनात्मक स्थल है, और लघु मध्य हिमालय को ही कहा जाता है संरचनात्मक खिड़की। आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय के कौन से हिस्से को संरचनात्मक खिड़की कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि लघु मध्य हिमालय जो हमारा हिमालय का भाग है उसे हम लोग कहते हैं संरचनात्मक खिड़की। इसके अंतर्गत देखें तो इस हिमालय भाग के अंतर्गत हमारे पास कुछ खानें आ जाती हैं, कुछ खनिजों की खानें, जिसमें हमारे पास पिथौरागढ़ का काल्क क्षेत्र हो गया, और हमारे पास इसी में आ जाता है नैनीताल का क्षेत्र, कुछ खनन की खानें जिसमें आ जाती हैं। इसी में हमारा अल्मोड़ा वाला दूधातोली थ्रस्ट क्षेत्र आ जाता है, और इसी में हमारा बागेश्वर के अंतर्गत कुछ खनन खाने इसी हिमालय श्रेणी का उदाहरण है। इतना समझने के बाद अगर हम लोग आगे चले तो अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ में तांबे तथा जिप्सम मैग्नेसाइट की खानें भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्मोड़ा, पौड़ी और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों में तांबे, आपको पता है ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तांबे का वहीं पर देखने को मिलता है हमें। सबसे ज़्यादा तांबे की खानें अल्मोड़ा में ही देखने को मिलती हैं। तो अल्मोड़ा के अंतर्गत की जो ताम्र की खान है, या फिर हमारा पौड़ी के अंतर्गत जो तांबे की खान आ जाती है, या जिप्सम की जो खानें हैं, वो इसी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है, लघु मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। यहाँ तक तो इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। दूसरी बात इसमें आपको समझना है कि इस हिमालय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, वो वन पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन।
इस हिमालय श्रेणी में हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों से लेकर के आगे भी हमारे पास चीज़ें आएंगी। और अगर हम इस क्षेत्र की सबसे इम्पोर्टेंट बात जानें तो इसके उत्तर की तरफ जाने पर, उत्तर में क्या है, इसके बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय की ओर बढ़ने पर इसी हिमालय श्रेणी में हमें घास के मैदानों का विस्तार मिलता है। और इन घास के मैदानों को हम लोग उत्तराखंड में जानते हैं बुग्याल के नाम से। वहीं इन घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश में थच कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल, हिमाचल प्रदेश में थच, और अगर हम जानें कि इन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, कश्मीर में जबकि इन्हें मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। और आप लोग सभी जानते होंगे कि जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं इन्हें बुग्याल हम लोग कहते हैं। बुग्यालों का विस्तार हमारे पास कहाँ मिलता है, तो आपको ऐसे में ध्यान रखना है कि लघु मध्य हिमालय के उत्तर की ओर बढ़ने पर, यानी बृहत हिमालय की ओर बढ़ने पर हमें बुग्यालों का विस्तार देखने को मिलता है। ये तो हुआ हमारे पास ये लघु मध्य हिमालय। अगर हम इसी में आगे चलें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लघु मध्य हिमालय का ही हिस्सा है जो हमने अगला भाग पढ़ा था, दून क्षेत्र। दून क्षेत्र, और दून क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, वैसे तो ये लघु मध्य हिमालय का ही हिस्सा है, लघु मध्य हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसे अलग से पढ़ा जाता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाई दून किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो दून घाटी किसे कहा जाता है। देखो हिमालय के अध्ययन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो दून एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, दो घाटियों के बीच में घाटी रुमा जो आकृति हमारे पास होती है उसे हम लोग दून कहते हैं, है ना। दो पर्वतों के बीच में जो घाटी नुमा आकृति हमारे पास होती है तो दून क्षेत्र उसे कहते हैं। अगर हम यहाँ दून घाटियों की बात करें तो राज्य में बहुत सारी दून घाटियों का हमें विस्तार देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो देहरादून हमारा एक सबसे विस्तृत दून है, सबसे बड़ा दून है, तो ये भी दून क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको दून क्षेत्र की ही मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि दून क्षेत्र कौन कौन से हमारे राज्य के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से बस वही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ तो हमारे राज्य में एक तो है देहरादून, दून क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो एक तो है देहरादून। भाई दून किसे कहते हैं, जो दो घाटियों के बीच में, घाटी में जो स्थान, दो पर्वतों के बीच में घाटी में जो स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं दून क्षेत्र। और राज्य में दून क्षेत्रों का हमें बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक विस्तार देखने को मिलता है। सबसे अधिक विस्तार हमें देहरादून में इसका देखने को मिलता है। सबसे बड़ा दून क्षेत्र पूछेगा तो बोल देना देहरादून, ठीक है। देहरादून के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला ध्यान रखना पछुआ दून, पछुआ दून। पछुआ दून कहाँ है, तो पछुआ दून सीसमबाड़ा क्षेत्र जो देहरादून का है, पश्चिमी क्षेत्र, या आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि पछुआ दून यानी कि सीसमबाड़ा वाला जो क्षेत्र है देहरादून के अंतर्गत उसे कहा जाता है पछुआ दून। पछुआ दून के बाद अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पूर्वी दून, पूर्वी दून। और पूर्वी दून हमारे पास देहरादून में ही है। देहरादून का जो पूरब वाला हिस्सा है उस पूरब वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पूर्वी दून। पूर्वी दून के बाद अगर हम लोग आगे चले तो कुछ दून जैसे हो गया चौखम दून हो गया, चौखम दून हो गया। चौखम दून कहाँ है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि चौखम दून हमारा पौड़ी गढ़वाल में है। चौखम दून का विस्तार कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में। इसके अलावा भैया चौखम दून और कोटरी दून, चौखम दून और कोटरी दून ये कहाँ हैं, तो ये हमारे हैं पौड़ी गढ़वाल में, चौखम दून, कोटरी दून। अगला दून हमारे पास चंडी दून, चंडी दून। चंडी मंदिर हरिद्वार में है ना, नील पर्वत पर चंडी मंदिर हरिद्वार में हमारा, और विल्वा पर्वत पर मनसा देवी, दो मंदिर आप लोग जानते होंगे। तो चंडी दून का विस्तार बताओगे हरिद्वार में, है ना, कि चंडी दून कहाँ है, तो बोलोगे ऐसे में कि हरिद्वार में है। अच्छा अगर पूछ लेगा कि पाटली दून कहाँ है,
पाटली दून कहाँ है, या ये पूछ ले कि कॉर्बेट के मध्य किस दून का विस्तार है। कॉर्बेट का जो मध्यवर्ती हिस्सा है उस मध्यवर्ती हिस्से में किस दून का विस्तार है, तो तब आप ऐसे में कहोगे कि पाटली दून का, और इसका विस्तार हमें मिलता है नैनीताल जनपद में। पाटली दून कहाँ है, तो बोलोगे भैया नैनीताल जनपद में है। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हुई। पाटली दून के बाद अगर हम बात करें कि भाई पाटली दून के साथ साथ अगर कोटा दून की पूछ ले कि कोटा दून कहाँ है, तो कोटा दून बोलोगे कि ये भी नैनीताल में है। कोटा दून कहाँ है, तो कोटा दून भी नैनीताल में है। अंतिम एक दून हमारे पास राज्य में बच जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं हरकी दून। और आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि हरकी दून का विस्तार है उत्तरकाशी में, और आपको कमेंट में ये बताना है कि हरकी दून से कौन सी नदी निकलती है। आपके लिए ये क्वेश्चन है। कमेंट में सारे जितने भी वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे, तो आपको एक बात बतानी है कि भाई एक इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि हरकी दून से कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो मैंने आपको बताया था कि देहरादून जो है ये सबसे विस्तृत दून है, सबसे विस्तृत दून। अगर हम बात करें पछुआ दून तो बोलोगे देहरादून में, पूर्वी दून तो बोलोगे देहरादून में, पूछेगा चौखम दून तो बोलोगे पौड़ी गढ़वाल में, पूछेगा कोटरी दून तो बोलोगे पौड़ी गढ़वाल में, पूछेगा चंडी दून तो बोलोगे हरिद्वार में, या आपसे पूछ ले पाटली दून तो बोलोगे नैनीताल में, और पूछ ले कोटा दून तो बोलोगे नैनीताल में, हरकी दून तो बोलोगे आपका उत्तरकाशी में। हरकी दून है ना। अब अगर हम लोग आगे चले दून क्षेत्र में हमें क्या समझना है, ये तो कुछ प्रमुख दून हुए राज्य के जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दून क्षेत्र में हमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या समझनी है। एक बात ये भी समझ लेना कि इसी को द्वार क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वार क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है ना। और इस ये जो भाग है हिमालय का, इस भाग का निर्माण नदियों के भूस्खलन या अपरदन के कारण ये हिमालय का ये वाला हिस्सा बना है। वैसे ये हिमालय का जो हिस्सा है ये लघु मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग पढ़ते हैं तो दून क्षेत्र को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। राज्य में जिन दून क्षेत्रों का विस्तार है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे आपको दून क्षेत्रों को ध्यान रखना है। अगला हमारे पास दून क्षेत्र के बाद मैंने आपको बताया था कि शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है, तो शिवालिक श्रेणियों को हम लोग देख लेते हैं। शिवालिक से आपके पास क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि बताओ भाई कि शिवालिक श्रेणी क्या है। तो शिवालिक श्रेणी, एक तो आपको मैंने जो मानचित्र बताया था आपने देखा होगा, आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि हिमालय की अंतिम श्रेणी है, हिमालय की अंतिम श्रेणी है। देखें तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार सबसे नीचे, तो हम बोलेंगे कि शिवालिक श्रेणी क्या है, हिमालय की अंतिम श्रेणी है। अब ये मत बोले कि गुरुजी उसके बाद तो भाबर है, तराई है। भाबर तराई मैदानी क्षेत्र है, हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हिमालय की अंतिम श्रेणी कौन सी हो गई, हिमालय की अंतिम श्रेणी हो गई शिवालिक श्रेणी। अंतिम श्रेणी है, सबसे बाहर है, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी इसी को कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक श्रेणी को प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत कहा गया है। इसी शिवालिक श्रेणी को हम लोग प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में क्लियर बात आ गई होगी। अब ये जो शिवालिक क्षेत्र है तो ये मध्य हिमालय एवं दून घाटियों के बीच में इसका विस्तार है। आपको ध्यान रखना है कि मध्य हिमालय एवं दून घाटी तक विस्तार, मध्य हिमालय एवं दून घाटी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। दून घाटियाँ, ठीक है,
और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 15 से 75 किलोमीटर तक है। 15 से 75 किलोमीटर तक इसकी औसत चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिवालिक का जो दक्षिणी हिस्सा है वो शिवालिक का दक्षिणी भाग शिवालिक का आर्थिक दृष्टि से संपन्न भाग है, इसलिए इसी शिवालिक के दक्षिणी भाग को उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ध्यान रखना बात को, उत्तराखंड का हृदय स्थल भी इसे ही कहा जाता है। शिवालिक का जो दक्षिणी भाग है आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण उत्तराखंड का हृदय स्थल भी इसी को कहा जाता है। या फिर आपसे पूछेगा कि हिमालय पाद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिमालय पाद के नाम से भी हम लोग शिवालिक श्रेणी को जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे चलेंगे हम लोग। अब अगर हम इस भाग को देखें तो भाई हम लोग बोल सकते हैं कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न हिस्सा, तो आप बोलोगे कि खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न हिस्सा कौन सा है? शिवालिक श्रेणी है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न हिस्सा हमारे पास शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक के बाद अगर हम लोग नीचे आ जाए, शिवालिक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है शिव की भौएं। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ होता है शिव की भौएं। और अगर हम लोग आगे चलें, इसमें आगे आने पर हमारे पास आ जाता है नीचे वाला हिस्सा जिसे हमने पढ़ा था भाबर के रूप में। भाबर हमने पढ़ा था और भाबर मैंने आपको बताया था कि भाई भाबर, मान लीजिए मैंने पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ पहले पार्ट में, ये पर्वत है, पर्वतों से नदियाँ नीचे उतरी। जिस भाग में नदियाँ अपने साथ अवसाद, महीन कण, छोटे छोटे कणों को लेकर के आती है और उस कणों को जैसे ही मैदानी भाग में पहुँचती है तो मैदानी भाग में पहुँचने के बाद उन कणों को बिछाना शुरू कर देती है। जहाँ नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर के आई, भाबर मैदानी भाग, सबसे पहले मैदानी भाग में पहुँची, वहाँ अवसादों को बिछा दिया तो कंकड़ पत्थरों का विस्तार होगा। इसमें क्या होंगे? कंकड़ पत्थर होंगे, कंकड़ पत्थर युक्त भूमि होगी। आपको ध्यान रखना है कि जो भाबर है हमारा वो एक कंकड़ पत्थर युक्त भूमि है। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियों ने अवसाद ला गए, अपने साथ बहुत सारे अवसाद ला गए। भाबर में नदियाँ इन्हीं कंकड़ पत्थरों के बीच लुप्त हो जाती हैं। भाबर में नदियाँ इन्हीं कंकड़ पत्थरों के बीच लुप्त हो जाती है और वापस जहाँ नदियाँ निकलती है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तराई। भाबर में नदी खो जाती है और जहाँ वापस निकलेगी उसे बोलेंगे हम लोग तराई। तो पहले भाबर को समझ लेते हैं। भाबर क्या है? तो भाबर शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ मैदानी भाग जिसे हम लोग भाबर कहते हैं, शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ मैदानी भाग है। अच्छा, भाबर शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ अलग हमारे पास कुमाऊनी भाषा में कुछ हमें लोक कथाएं देखने को मिलती है। जैसे कुमाऊनी भाषा के लोकल डायलेक्ट्स में जो कुमाऊनी भाषा है उसमें एक शब्द है भबरी जाना। भबरी जाना का मतलब होता है खो जाना। भबरी जाना का मतलब क्या होता है? खो जाना या भटक जाना, कि भटक जाना। इस कुमाऊनी भाषा के शब्द भबरी जाना से ही इस भाबर नाम की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है भटक जाना। भटक जाना क्यों इसे कहते थे? कि कहा जाता था कि इस क्षेत्र में आने के बाद यात्रीगण जो होते थे वो भटक जाते थे, इस वजह से इसे भाबर नाम दिया गया। ये एक आपके पास सही मायने में उस समय इस जो ये ऊबड़ खाबड़ भूमि हुआ करती थी, इस ऊबड़ खाबड़ भूमि को हम लोग भाबर कहते थे। भाबर हम लोग इस भूमि को कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कुमाऊनी भाषा के शब्द भबरी जाना से हुआ है। भबरी जाना का मतलब होता है भटक जाना। कुमाऊनी भाषा का शब्द भबरी जाना से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसका सही मायने में जो अर्थ होता है वो होता है भटक जाना। इसके फलस्वरूप अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्थल आता है वो आता है तराई। और तराई में आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। तराई केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि भाबर में जो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं वो वापस तराई में निकलती हैं। दूसरी बात तराई के बारे में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तराई क्षेत्र होता है, तराई शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सिंचित भूमि।
तराई शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सिंचित भूमि। तराई का मतलब तराई से, और इसे बोलते हैं सिंचित भूमि। पाताल तोड़ कुओं का विस्तार हमें इसी तराई क्षेत्र में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पाताल तोड़ जो कुएं होते हैं, पाताल तोड़ कुएं हमें इसी भाग में देखने को मिलते हैं, तराई प्रदेश में। यहाँ तक बात को क्लियर हो गया। अब हमारे पास तराई के बाद अगर हम तराई में देखें तो भाई तराई में हमारे पास हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, पौड़ी हो गया, ये जनपद हमारे पास तराई में आ जाते हैं। लगभग हमारा उत्तराखंड का जो दक्षिणवर्ती भाग है वो हमारा तराई के अंतर्गत आ जाता है, तराई भाबर प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें हमारे पास कोटद्वार वाला जो क्षेत्र है वो भाबर के अंतर्गत आ जाता है। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे नैनीताल का कुछ क्षेत्र भाबर के अंतर्गत आ जाता है। तो तराई भाबर का विस्तार हमें इन जनपदों में देखने को मिलता है। अंत में मैंने हिमालय का एक भाग बताया था जिसे हम लोगों ने बोला था गंगा का मैदान। इसके बाद अगला जो मैंने आपको बताया था वो बताया था गंगा का मैदान। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर गंगा नदी केवल एक ही भाग में, एक ही जनपद में मैदानीकृत होती है, और वो है हरिद्वार जनपद। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानीकृत होती है, और हम बोलेंगे कि भाई गंगा नदी का मैदान जो है वो मैदान कहाँ है, तो बोलोगे हरिद्वार में। नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मृदा को लेकर के आती है। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है, उस नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग बोलते हैं खादर। और जो जलोढ़ मृदा धीरे धीरे नदियाँ आई, अपने साथ मिट्टी लेकर के आई, तो जैसे ही मैदानों में बिछाना शुरू करती है तो नई मिट्टी जो मैदानों में बिछती है उसे हम लोग बोलते हैं खादर। वो नई जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम खादर के रूप में जानते हैं। और धीरे धीरे वो जो मिट्टी पहले नदी लाई थी, जो पुरानी खादर मिट्टी, जो पुरानी हमारे पास जलोढ़ मृदा होती है, नदी द्वारा लाई गई पुरानी जो मृदा होती है, उसे हम लोग बोल देते हैं बांगर। तो बांगर, खादर, ये आपको ध्यान में रखना है। नदी आई, आकर के सबसे पहले भाबर में आई, भाबर में नदी खो गई, तराई में वापस निकली। खादर नवीन मृदा स्थल, बांगर पुराना मृदा स्थल। पुरानी मिट्टी जहाँ पाई जाती है उसे हम लोग बोल देते हैं बांगर। तो यहाँ खादर और बांगर मिट्टी का हमें, यहाँ नदी खादर व बांगर मिट्टी ला करके बिछा देती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में नदी खादर और बांगर मिट्टी ला करके बिछा देती है, और जो हमारी खादर और बांगर मिट्टी होती है भाई, हम इसे बोलते हैं कि ये जो मिट्टी होती है ये उर्वरकता की सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जिसमें सबसे अच्छी खेती होती है, उर्वरकता से परिपूर्ण मिट्टी होती है। यहाँ अगर हम लोग हरिद्वार जनपद में देखें तो हरिद्वार जनपद में हमारे पास धान, गेहूँ, गन्ना इत्यादि सबसे भरपूर मात्रा में होता है। धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, इसकी खेती हरिद्वार में की जाती है। और अगर आपसे पूछे कि राज्य की सबसे अधिक उर्वरक भूमि, राज्य की सबसे अधिक उर्वरक भूमि कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा उर्वरक भूमि है हमारे पास, वो है हमारे पास गंगा का मैदान यानी हरिद्वार। सर्वाधिक उर्वरक भूमि का विस्तार किस जनपद में है, तो आप बोलोगे कि हरिद्वार जनपद में। यहाँ तक आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग जो आगे की चीज़ें हैं उन चीज़ों पर अगली वीडियो कल लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर, महत्वपूर्ण ग्लेशियर, दर्रे, बुग्याल, इनके बारे में बात करेंगे। और लगभग बुग्याल वाला जो चैप्टर है, दर्रे ग्लेशियर वाला जो चैप्टर है, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उत्तराखंड भूगोल से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग कल लेकर के आएंगे तो वो लेकर के आएंगे आगे ग्लेशियर वगैरह इसके। आपको तब तक के लिए इतना बताना है कि आपको एक क्वेश्चन तो ये बताना है कि भाई जो मैंने आपसे पहले पूछा था, पहले क्या पूछा था कि हाँ भाई हरकीदून से कौन सी नदी निकलती है। दूसरा, आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि लस्सर ग्लेशियर कहाँ है। लस्सर ग्लेशियर कहाँ है।
और इन दोनों चीज़ों पर मैं आपके लिए कल वीडियो लेकर के आऊँगा। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर इस चीज़ के बारे में आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी तरह से आप लोग चैनल को सहयोग कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो।